नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। एक आईएएस ऑफिसर का नाम सुनते ही देश के लिए बड़ी ही खूबसूरत सी छवि सामने आ जाती होगी, लेकिन क्या हो जब इस छवि के साथ एक गुनगुनाती हुई तस्वीर और जोड़ दी जाए। जी हाँ, ये संयोग शायद ही आपने देखा हो। आज हम आपको इसी संयोग से मिलवाएंगे। आईएएस राखी गुप्ता भंडारी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो न सिर्फ अपने फर्ज को निभा रही हैं बल्कि साथ ही अपनी हॉबीज, अपने पैशन को भी जी रही हैं और साथ ही साथ उन महिलाओं को भी मोटिवेट कर रही हैं जो शायद अपने सपने देखती हैं लेकिन उनको पूरा नहीं कर पाती। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस ऑफिसर राखी गुप्ता भंडारी जी। बहुत स्वागत है राखी जी आपका स्टूडियो में, और जनतंत्र टीवी की टीम की तरफ से आपको बहुत ही ज्यादा दीपावली की मुबारकबाद और साथ ही स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और सब लोगों के सामने रूबरू कराने के लिए। राखी जी से हम बहुत सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको एक बड़ी बात और बता दें, ये आईएएस ऑफिसर तो हैं ही, साथ ही ये भजन भी गाती है। और भजन ऐसे वैसे नहीं, ऐसे भजन गाती है कि जो सुपर हिट होते हैं, और इनके कुछ ऐसे भजन हैं जो लोगों की जुबान पर रहते हैं। उन भजनों से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आईएएस अधिकारी राखी गुप्ता भंडारी, ये वो नाम है जिसने खुद में कई सारे टैलेंट्स छिपा रखे हैं। एक आईएएस अधिकारी होने के बाद राइटिंग और सिंगिंग करना, और उसके बाद महिलाओं के लिए भी हमेशा तत्पर रहना, ऐसी है राखी गुप्ता भंडारी। इनकी गायकी की अगर बात करें तो आवाज ऐसी कि मंत्रमुग्ध कर दे, शब्द ऐसे कि मन करे सुनते ही जाओ। राखी गुप्ता भंडारी 1997 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। इनका सपना इन्होंने आईएएस ऑफिसर बनकर पूरा कर लिया, लेकिन इनकी हॉबीज की बात करें तो वो भी ये जी रही हैं। लिखना गाना इनकी हॉबी है, और ये उनमें से नहीं है कि सपने देखकर बैठ जाएं। ये उनमें से हैं जो सपने देखें और उन्हें साकार भी करें। इसके अलावा ये अपनी हॉबीज को भी जी रही हैं। भजन गाना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। इनको लोग राधा की दीवानी भी कहते हैं। राखी जी का मानना है कि अपने काम की वो दीवानी है और उनको अपने काम में ही राधा कृष्ण नजर आते हैं, इसीलिए उनका हर काम वो शिद्दत से करती हैं। और इनका मानना है कि जब किसी भी काम को शिद्दत से किया जाए तो अचीवमेंट्स खुद ब खुद आपकी झोली में आकर गिर जाते हैं। आईएएस अधिकारी होने के बाद राखी जी एक आईएएस अधिकारी की पत्नी भी हैं। राखी जी को अब तक कई खिताबों से नवाजा जा चुका है, जिसमें सबसे पहले साल 2012 में राखी जी को स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्तमान में वो नई दिल्ली में पंजाब की रेजिडेंट कमिश्नर के रूप में कार्यरत हैं और गृह मंत्रालय में 2015 और 16 के बीच एक संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुकी है। उन्होंने 2015 में जिनेवा में 29वीं और 30वीं वार्षिक मानव अधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया है। इसके अलावा उन्होंने कतर, पाकिस्तान, चीन, सीरिया और दुबई में एक सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया है। आज के वक्त में वो लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। खासतौर पर महिलाओं के लिए वो एक मिसाल के रूप में सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आपने देखा ही किस तरह से राखी जी ने शुरुआत की है और अपने जीवन के साथ जो संघर्ष है उनको पार करते हुए यहाँ तक पहुंची। आईएएस ऑफिसर होने के बाद इस तरह से जब भजन वो गाती हैं तो जो तस्वीरें होती हैं वो देखने लायक होती है। राखी जी से जानिए कि आखिर उन्होंने शुरुआत कैसे की, क्योंकि जब वो परिवार संभालती हैं तो भी जिम्मेदारी पूरी करती हैं, आईएएस ऑफिसर की फर्ज निभा रही होती हैं तो भी अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब भजन गा रही होती तो उसके लिए टाइम कहाँ से मिलता है, जानेंगे उनसे। राखी जी, बहुत सारी मैंने आपकी तस्वीर देखी है, जिस तरह से आप एक पर्सनालिटी आपकी उभर कर आती है वो देखकर लगता है कि शायद ही ऐसी कोई महिलाएं हो जो इतने सारे काम एक साथ कर लेती है, क्योंकि आप सिंगिंग भी करते हो, आईएएस ऑफिसर हो और साथ में परिवार आप देख रहे हो। किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए, एक हम लोग एक नेचुरली ब्लेस्ड होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऊपर परमात्मा ने इस तरह से हमें बना के, इस तरह रचा के भेजा है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें निभानी है। अब ये हमारे ऊपर है, हम इन जिम्मेदारियों को एक बोझ समझ के निभाएं या उनको एक खुशी खुशी तरीके से उनको आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।
तो हमारे अंदर इतने रोल्स हमें परमात्मा ने देके भेजे हैं। हम एक मदर हैं, डॉटर हैं, सिस्टर हैं, वाइफ हैं और बहुत कुछ हैं। और इन सारे रोल्स को निभाने के लिए हमारे को कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन कहीं बीच में ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे पे एक बोझ है और ये एक जिम्मेदारी है जो हमें इस तरह से निभानी है, जिसको हम परेशान होकर निभाते हैं। मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमें इसको एक बोझ नहीं, एक खुशी समझ के निभाना है। चाहे हम जॉब में हों, चाहे हम अपने घरों में हों, चाहे हम कहीं बाहर दुनिया में अपने फ्रेंड्स के साथ हों, हमें इसको एक एन्जॉयमेंट से, एक पैशन से और एक अंदर फील करते हुए इन सब चीज़ों को निभाना है। और इसी से हमारी ज़िंदगी खुशनुमा बनती है और महकती है और हम ये खुशी दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। राखी जी, जिस तरह से आपने बताया, ये तो वाकई में काबिले तारीफ़ है कि आप इतना सारा मैनेज करके आगे चल रहे हो। लेकिन मेरे बहुत सारे और भी सवाल हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे, क्योंकि यूट्यूब पर जो आपके सॉन्ग्स मैंने सुने, भजन सुने, वो काफ़ी, जो आपकी आवाज़ है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। उस आवाज़ में हम ओपनिंग करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आज हम दीपावली की खुशियाँ मना रहे हैं और आपकी प्यारी आवाज़ में राम जी का भजन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं 2 लाइन्स गुनगुना देती हूँ जो मैंने अपने नाना जी से सीखी हुई हैं। तो वो मेरी मदर भी गाती हैं और मैं भी गाती हूँ। तो हमेशा हम लोग शुरुआत जब भी करते हैं दीपावली पर की, तो इसी से ही करी जाती है। तो वही मैं आपको एक श्लोक है वो सुना देती हूँ। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। अब जब शुरुआत हो गई है राम जी के नाम के साथ, तो अब हम ये भी जानेंगे कि जब आप भजन गाते हो, उसके लिए रियाज की भी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए बहुत सारे सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। आप आईएएस अधिकारी हैं, आप इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं, आप अपने घर को संभाल रहे हैं और इस ज़िंदगी को आगे ले जाते हुए आप अपने पैशन, अपनी हॉबीज़ को भी जी रहे हैं। इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो मैंने हमेशा बस यही सोचा था कि जब भी मैं कोई जॉब करूँगी तो उसको एक बोझ समझ के नहीं करूँगी, खुशी से करूँगी। और ये जॉब जो मैंने आईएएस का चुना और परमात्मा ने मुझे मौका दिया कि लोगों की मैं सेवा कर सकूँ इस सर्विस में आके और अपने काडर में, अपने पंजाब काडर में, तो मुझे बस ये लगा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ। ऑफिसर्स हम लोग सब बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को कहीं एक बोझ समझ लेते हैं थोड़ा, और उसके तले मुझे लगता है कई हम लोग दब जाते हैं। तो वो मैं नहीं करना चाहती थी, मैं लोगों को खुश रखना चाहती थी। और लोगों को खुश रखने के लिए मैंने हमेशा, मुझे लगा कि पहले मेरा खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास जब तक मेरी खुशी, पॉजिटिविटी नहीं होगी, मैं खुद खुश नहीं रह पाऊँगी। तो भजन तो मैं खैर गाती रहती थी बचपन से। पेरेंट्स की तरफ से एक अच्छी ब्लेस्ड मदर की तरफ से एक आवाज़ मिली, उसके लिए माँ सरस्वती की अनुकंपा है, तो मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। लेकिन जहाँ तक रियाज़ का आपने सवाल कहा, क्योंकि रियाज़ वाकई टाइम नहीं बिल्कुल मिल पाता है, तो जब भी मैं कुछ डेली अपने कार्य कर रही होती हूँ, मान लीजिए किचन में हूँ या बच्चों से बात कर रही हूँ या ट्रैवल करती हूँ या अपनी वॉक भी कर रही होती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ गुनगुनाती रहूँ ताकि मेरी आवाज़ मुझे ही सुनाई देती रहे। और आई थिंक यही मेरा एक बस रियाज़ का एक ज़रिया हो पाता है। और उसके अलावा जब कहीं सोशल गैदरिंग्स में शाम को फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हम कर लेते हैं, गालियाँ उस टाइप के, फ्रेंड्स को पता ही है सबको, तो हम लोग सब गाते रहते हैं आपस में। कभी किसी शाम को आपस में बैठे, डिनर पे बैठे, तो हम लोग थोड़ा सा गा लेते हैं। तो मुझे लगता है मेरा रियाज़ बस इतना ही हो पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे रियाज़ का टाइम नहीं मिल पाता। राखी जी, ये भी जानेंगे, जिस तरह से हम अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा पद संभाल रहे हो, आपने रियाज के लिए बताया कि ऐसे वक्त आपको मिलता है और कैसे भी आप मैनेज ज़रूर करते हैं, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि सपने सिर्फ आंखों में बसाने के लिए नहीं, उनको जीना चाहिए, उनको पूरा भी करना चाहिए। और वो जीती जागती तस्वीर हम आपके अंदर देख रहे हैं, क्योंकि आपने ना सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, अपनी हॉबीज़ को भी आप जी रहे अच्छे से। और आपसे सभी महिलाओं को सीखना भी चाहिए कि ना सिर्फ अपने सपने देखें बल्कि उनको पूरा भी जरूर करें। राखी जी, इसी के साथ एक भजन मैंने आपका सुना है, मैं तो रटूंगी राधा नाम, इसको हम अपने दर्शकों तक आपकी मधुर आवाज में पहुंचाना चाहेंगे। मैं तो रटूंगी राधा नाम, ब्रज की
गलियों में मैं तो खोई रहूंगी राम, ब्रज की गलियों में जय राधे 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 राधे। बहुत ही प्यारा भजन है और ये भजन और भी ज़्यादा प्यारा तब लग रहा है जब मैं आपके पास बैठकर ये भजन आपकी मधुर आवाज़ में सुन रही हूँ, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मीठी है, इसमें हमें ट्रैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। राखी जी, मैंने एक सवाल बहुत ज़्यादा सुना है और शायद उसका जवाब भी कहीं ना कहीं मिला भी है, लेकिन मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगी कि राधा की दीवानी कहा जाता है आपको, ये कब से और क्यों? मैं एक्चुअली अपने काम की दीवानी हूँ सच मायने में, तो शायद मुझे उसी में राधा भी दिखते हैं और उसी में कृष्ण भी दिखते हैं और उसी में राम भी दिखते हैं। तो जहाँ मैंने आपको बताया जिस चीज़ में मैं करती हूँ, मैं पूरी कोशिश ये करती हूँ कि उसको पूरी शिद्दत से और पूरे पैशन से करूँ। तो जब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जब मैंने जिनीवा में रिप्रेजेंट किया, जब मैंने वहाँ बोला तो अपने देश के लिए बोला, अपनी देश की आवाज़ समझ के बोला। तो जब यहाँ मैं आपके सामने आज भजन गा रही हूँ तो मैं विजुलाइज ये करती हूँ कि मेरे आसपास तबला भी बज रहा है, हारमोनियम भी बज रहा है और पियानो भी बज रहा है, वायलिन भी बज रहा है। तो एक विजुलाइज मैं इस तरह से करती हूँ कि मेरे आसपास खुशी, पॉजिटिविटी और म्यूज़िक है। शायद वो ही मुझे आगे प्रेरित करता है और आगे ये मोटिवेट करता है कि लोगों को मैं इस तरीके से अपना मैसेज पहुँचा पाऊँ। आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो आपने हासिल किए हैं। ऐसे में मेहनत भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा की होगी। उस मेहनत के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन वो अचीवमेंट्स के बारे में हम डिटेल में जानना चाहेंगे। अचीवमेंट्स देखिए अपने आप आते हैं, उनके लिए हमें वर्क नहीं करना होता है। हम काम अपना अगर शिद्दत से करते हैं तो अचीवमेंट्स आपको वैसे ही जो आपकी रिकग्निशन है वो मिल जाती है। तो मैं हमेशा सबको यही आजकल जो नई पीढ़ी है उनको भी यही समझाती हूँ कि हमारे खुद के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको भी यही समझाती हूँ कि ये सोच के मत करो कि आगे हमें ये चीज़ इससे हासिल करनी है या हमारे को क्या करना है। एक बेसिक विजन अपना रखो कि हमें देश के लिए क्या करना है और उस तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। तो उसकी तरह से हम आगे अगर बढ़ते हैं, उस सोच को लेके आगे बढ़ते हैं और जो भी काम कर रहे हैं, चाहे छोटा से छोटा कदम हो, अपने घर में ही अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करना हो और या अपने ऑफिस में अपने स्टाफ को ट्रेन करना हो, तो उस खुशी से अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है अपने आप सोसाइटी आपको वापस दे देती है इन द फॉर्म ऑफ अचीवमेंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रिकग्निशन। तो मुझे जैसे स्त्री शक्ति पुरस्कार जब मिला तो मुझे नहीं पता था कि ये पुरस्कार होता भी है और मुझे मिलना है ये, लेकिन मैंने बस मुझे लगा कि विमेन के लिए जो मैं करना चाहती हूँ, जिस तरह विमेन उस समय मुझे लगा पंजाब एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और बाहर नहीं आती थी, तो मैंने उनको अपनी तरीके से उनको मैं बाहर एक बड़े प्यार से प्रेम से बाहर लेकर आई, उनको इलेक्शंस में इन्वॉल्व किया, उनको और ड्यूटीज़ दी जहाँ पे वो उनको बहुत मज़ा आने लगा करने में। तो ये सब करते हुए ये अवार्ड वहाँ तक मुझे ले गया, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा मन में कि मुझे ये अवार्ड चाहिए तो मैं इसके लिए ऐसा करूँ। तो ये सोच जो है हमें थोड़ी सी काम की तरफ अपनी फोकस करके रखनी चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए, तो अचीवमेंट्स और रिकग्निशन सब अपने आप आ जाते हैं। ये वाकई में काफ़ी प्रेरणादायी है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है, गोल्स हासिल करने हैं, अचीवमेंट्स लाने हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारा संघर्ष करना है। लेकिन जो आपने कहा ना कि अपने काम को ही शिद्दत से करते जाइए, तब आपके अचीवमेंट्स आपकी झोली में खुद ब खुद आ जाएंगे। ये वाकई में लग रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ इस वक्त बैठी हुई है जिससे न सिर्फ मैं खुद प्रेरित हो रही हूँ, बल्कि सब जितने भी लोग ये एपिसोड देखेंगे, जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखेंगे, सभी कहेंगे कि वाह, आईएएस ऑफिसर हो तो ऐसे ही। राखी जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है, आप अपने पद को संभालती हैं, मैं जानूंगी आप किस तरह से महिलाओं को प्रेरित करते हो, लेकिन उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि अपने परिवार को किस तरह से आप संभालते हो, क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद अपनी टीम को भी आप संभालते हो और घर पर भी आप संभालते हो। परिवार के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, कैसे मैनेज करते हैं? मेरे आसपास जो भी काम करते हैं, इंक्लूडिंग मेरा परिवार, मैं उनको सब एक फैमिली की तरह देखती हूँ। तो मेरा थोड़ा सा कंटेंट ऐसा है कि मैं जब भी नौकरी पे भी होती हूँ तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि अपना दिल को वहाँ पर इन्वॉल्व रखूँ, क्योंकि दिमाग से तो हमें फैसले लेने ही होते हैं, लेकिन दिल की इन्वॉल्वमेंट भी रखती हूँ। तो थोड़ा ह्यूमेन होने की कोशिश करती हूँ और जितना हमारा जैसे विमेन स्टाफ होता है ख़ास तौर से, थोड़ा सा मैं सेंसिटिविटी ये रखती हूँ कि उनको ये भी समझाऊँ कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में हैं जहाँ हम बराबर की तनख्वाह ले रहे हैं, तो बराबर का काम भी हमें करना चाहिए। तो खुद मैं अगर उनके लिए एक एग्जाम्पल नहीं बनूंगी तो
मुझे लगता है ये लेक्चर देने से नहीं आती बातें, खुद एक एग्जाम्पल देने से सामने आते हैं। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि हम लोग एक टीम वर्क में काम करें। और जहाँ मेरी फैमिली का सवाल है, उनकी भी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी महसूस होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम सब विमेन चाहे किसी भी पद पे पहुँच जाए, एक छोटा सा डर लेके हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उस डर को, जैसे मैंने वो एक ऐड बड़ा सुंदर देखा था जिसमें था कि डर के आगे भी जीत होती है, उस डर को जब तक हम कॉन्कर नहीं करते तो जीत हासिल नहीं होती। और फैमिली की सपोर्ट इसमें हमें बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर फैमिली को ही साथ नहीं लेके चलेंगे, सपोर्ट सिस्टम को साथ नहीं लेके चलेंगे, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, अपने गुरुओं के, अपने टीचर्स के गुड विशेस, अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के, तो मुझे लगता है उसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं ये नहीं कहती कि हमें उनको ही, उनके साथ ही हम चल सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ हैं और एक बहुत सुंदर कंजीनियल रिलेशनशिप आपके होम में है, जहाँ सपोर्ट सिस्टम है, आप आते हैं थक के तो आपको प्यार करने वाले लोग हैं, तो इससे एक बहुत सुंदरता एक रिलेशनशिप में आती है और वो सुंदरता आपके चेहरे पे झलकती है और आपके वर्क में भी वो नज़र आने लगती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इस तरीके से करूँ। घर पे कोई छोटे मोटे मन मुटाव हम सब के होते हैं, हो जाए तो सुलझा के आएँ, उनको माइंड में ना प्ले कराएं, क्योंकि वो फिर बार बार टेप की तरह हमारे दिमाग में एक छोटी सी दीमक की तरह चलते रहते हैं। वो मेरी कोशिश होती है कि वहीं के मौके पे, चाहे मुझे समझना पड़े मैं गलत हूँ या वो समझाऊँ मैं उन्हें, जिस तरीके से भी, लेकिन एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कायम रहे हर हमारी जितनी भी छोटी छोटी टाइज हैं उनके साथ। बिल्कुल, जिस तरह से आप ये जीवन की रूपरेखा समझा रहे हैं और जिस तरह से आप जीवन जीते हो, ये लोग अगर समझ जाएं तो वाकई में उनका भी जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो जाए। राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आईएएस अधिकारी। ना सिर्फ ये आईएएस अधिकारी, भजन गायिका भी हैं, राइटर भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके बारे में हम धीरे धीरे करके जान रहे हैं। राखी जी, मेरा अगला सवाल आपसे हो उससे पहले हम कुछ लाइन्स आपकी सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप लिखते बहुत अच्छा है। हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइन्स। मेरी काफ़ी पोइट्रीज़ मैंने लिखी, कोशिश करी। कोविड के दौरान बहुत दिल उदास था, तो समझ नहीं आ रहा था कि उन फीलिंग्स को कैसे बाहर निकालूं। और पहली बार थी जब लोग भी आसपास नहीं थे जिनके साथ वो आप शेयर कर सकते थे, क्योंकि अपने प्यारे लोग जो थे वो भी आइसोलेटेड थे। मुझे खुद, क्योंकि जब कोविड हुआ मुझे एहसास हुआ कि कितना अकेलापन उसमें हम लोग सबको महसूस होता था। तो मुझे लगा वहाँ भी मैं अकेली नहीं रहूँगी, और अब पेन और पेपर तो मेरे साथ था ही, तो मैंने कई आर्टिकल्स उस दौरान लिख डाले, कई चीज़ें जो मन में फीलिंग्स थी जो मैं कहना चाहती थी दुनिया से, और थोड़ा सा शायद शर्माते थे और सकुचाते थे, उनको मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे भी डरते नहीं, अब आगे निकालते हैं इसको। तो वो मैंने सब लिख लिख के रखे और बाद में वो सब पब्लिश हुए। और कोविड की पोएम लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें एक हौसला था, एक लड़ने की ताकत थी, और जो मैंने सोचा था कि ये छोटी सी वायरस हम लोग को तंग करेगी और हम उससे कैसे निकलेंगे, वो सब उसमें पोएम में पूरा हुआ। तो वो मेरी सारी आई थिंक मेरे ट्विटर हैंडल पे और काफ़ी चीज़ों पे अवेलेबल है, तो वो सब उसमें देख सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे वही, जैसे मैंने कहा कि अपने मन का जो उद्गार है, जो कथारसिस एक हमें चाहिए होता है, इन सब चीज़ों से बड़े सुंदर तरीके से होता है और हमें करते रहना चाहिए। वही जिस तरह से हम राधा कृष्ण के भजन आपसे सुनते रहते हैं, आपके जो चैनल पर हम सॉन्ग सुनते हैं, काफ़ी मनमोहक और मधुर आवाज़ में रहते हैं, लेकिन जब स्त्रियों की बात आती है तो काफ़ी कुछ सुना है कि आप बहुत ज़्यादा स्त्रियों के लिए सोचते भी हैं और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। अगर हम महिलाओं को लेकर बात करते हैं, जाहिर सी बात है आज के वक्त में हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भी सामने आती, बात तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो सोच पीछे होती हुई भी नज़र आती है। लेकिन उस सोच को आप पीछे नहीं होने दे रही है, आप उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं, कैसे? मैं इसमें यही कहती हूँ सबसे कि जो हमारा समाज है उसमें मेल और फीमेल दोनों इक्वल भागीदार हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि शायद मेल्स को पीछे करके हमें आगे बढ़ना है। ये एक सोच है जो मैं चेंज करना चाहती हूँ, और मैं सबको यही समझाती हूँ कि वो भी बहुत अच्छे हैं, उनको साथ लेते हुए हम दोनों को आगे बढ़ना है। तो ये सोच जहाँ पर हम ये कहते हैं, कई बार मैं देखती हूँ कई मूवमेंट्स हैं, कई चीज़ें हैं कि हमें ये कहते हैं कि जी आदमियों को पीछे छोड़ना है या औरत को ज़्यादा सशक्त होना है। मैं ये कहती हूँ कि दोनों को सशक्त होना है और एक दूसरे की हेल्प करनी है जहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं। मैंने देखा है कि मेल्स में जैसे इमोशनल नीड्स और इमोशनली थोड़े वीक होते हैं, तो उस समय महिला सामने आती हैं, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। परमात्मा ने हमें एक इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दी है, हम लोग के EQ बहुत हाई हैं, उसमें हम मेल्स की हेल्प करें। और मेल्स जहाँ हम फिजिकली हम डेफिनेटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग को शायद थोड़ी सी अगर स्ट्रेंथ कम मिली है तो वो मेल्स हमारे को हेल्प करें।
तो ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल्स वीक हैं या मेल्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन दोनों की कमज़ोरियाँ या दोनों एक रिलेशनशिप में जब हम होते हैं तो एक दूसरे के साथ, चाहे वो स्टाफ के साथ हो, चाहे आपके हस्बैंड के साथ हो, चाहे आपके बॉस के साथ हो, कमज़ोरियाँ महसूस करते हुए एक दूसरे की मदद करनी है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना या वन अपमैनशिप लानी या बड़ा दिखाना। ये एक सोच अगर हम समाज में सब लोग लेके चलें तो आप देखिए कितना सुंदर समाज हो जाएगा और हम सब कितना खुश रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम शायद दूसरे को डाउन दिखा के हम ऊपर आना चाहते हैं। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। ये मैं हर तरीके से अपनी हर रिलेशनशिप में, हर ऑफिस के सेटअप में, हर कोई भी चाहे वो प्रोफेशनल सेटअप हो, मैं समझाने की यही कोशिश करती हूँ। इनफैक्ट जब एक नेगोशिएशन हो रहे थे भारत और चीन के बीच में, मैं भी उसमें टीम में थी, वहाँ भी मैंने कोशिश यही करी नेगोशिएशन में कि मैं उनको भी यही समझाने की कोशिश करूँ कि हमें ये नहीं है कि आप बड़े हैं हम बड़े हैं, हम सब अपनी अपनी जगहों में अपने अपने दायरों में खुश रहें। तो उस तरीके से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। राखी जी, एक आईएएस अधिकारी होने के बाद आप एक आईएएस अधिकारी की पत्नी भी हैं और परिवार को बखूबी आप संभाल रहे हैं, लेकिन जब एक कंपटीशन की बात आ जाती है, आप दोनों सेम पद पर हैं और फिर फर्ज भी निभा रहे हैं, परिवार को भी संभाल रहे हैं, ऐसे में डिफिकल्टीज तो आती ही है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उन डिफिकल्टीज को पार कौन पा जाता है? तो इसमें यही है कि देखिए, एक तो लोग तो हमेशा कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप उसमें मत पड़िए चीज़ों में। कई लोग मुझे भी कई बार बोलते थे कि मैडम आप ये पोस्ट पे लीजिए, साहब ये पोस्ट पे हैं। लेकिन ठीक है, ये सब ज़िंदगी है, हम लोग को कहीं कुछ प्रूव किसी को नहीं करना है, ना मुझे कोई इसमें मेडल लेना है, ना उन्होंने लेना है। हमें पता है हम एक पारिवारिक रिश्ते में हैं। तो जब घर पे आते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ की एक सुंदर सी रिलेशनशिप में रहें और अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, रादर कि एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे की प्रोफेशंस के बारे में बोलना, बातचीत करना, हम लोग इससे थोड़ा गुरेज करते हैं। और बच्चों को एक पॉजिटिविटी, बच्चों को अच्छी चीज़ें दिखाना, दोनों के पॉजिटिव्स समझाना, तो उससे एक बहुत अच्छा ग्रोथ, हेल्दी डेवलपमेंट और घर में एक सुंदर वातावरण होता है। राखी जी, आपने जितने भी भजन गाए हैं, अगर मैं उनको लेकर बात कर रही हूँ तो वैसे तो सारे ही खूबसूरत हैं, लेकिन होता है ना कि एक हमारी रचना या हमने जो भी लिखा है उनमें से एक हमारे दिल के बहुत करीब होता है। वो गीत, भजन या पोइट्री कौन सी होगी जो आपके दिल के बहुत करीब है? तो वो सरप्राइजिंगली एक गज़ल है जो मुझे जगजीत सिंह की लिखी बहुत अच्छी लगती है। मैं 2 लाइन सोचें? बिल्कुल बिल्कुल गा देती हूँ मैं। तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। शायद ये इंटरव्यू देखकर दर्शक भी ना सोच पाए कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध होने का मन करता है, और हो भी जाते हैं क्योंकि आवाज़ में वो जादू है। वाकई में उसको सुनकर ऐसा लगता है बस सुनते रहो और सुनते ही जाओ। लेकिन राखी जी, जब आप गाते हो तो इस बीच आप सिर्फ गाते ही हो। अगर हम आपके पद की बात करें, वहाँ पर भी आपकी जो टीम है आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित होती होगी। अगर टीम मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड का वक्त बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, उस वक्त पे आपने किस तरह से मैनेज किया? क्योंकि आपने बताया कि आपने उस टाइम लिखना भी शुरू किया, लेकिन टीम को कैसे मैनेज किया, उनको कैसे प्रेरित किया? क्योंकि हिम्मत सभी की टूट गई थी। आपने बिल्कुल सही बात करी, और हिम्मत तो तब टूटी जब खुद को कोविड हुआ। तो सबको प्रेरित करते करते जब खुद लगा कि इसकी चपेट में आ गए तो अब लोगों से क्या कहेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो एक नेचुरल चीज़ है, हुई है, सबको हो रही है, मुझे भी हो रही है, और जब सब निकल रहे हैं तो हम भी निकलेंगे और लोगों को भी निकालना है। तो फिर मैंने अपने आप को एक मोटिवेशन बनाया कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि जो लोग कोविड से ग्रस्त हैं, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझसे कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने उससे पहले तो अपने आप से लड़ा कि मुझे इससे बाहर निकलना है, चाहे जैसे भी, एट वॉट एवर कॉस्ट। मैंने खूब अपना हेल्थ का ध्यान रखा, उस समय अपनी हेल्थ पे फोकस रखा, और अपने फैमिली को भी कोशिश करी कि उनको भी हेल्दी रखूं। और उस बीच, ताकि अंदर से एक सैडनेस, एक दुख ना सेट इन हो, तो बजाय नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने के और ऐसी चीज़ें देखने के जो हमें दुख की तरफ ले जाती हैं, मैंने कोशिश ये करी पॉजिटिव म्यूज़िक, बढ़िया सोच, एक अच्छी चीज़ें, और आगे का सोचना शुरू किया। अपने आप को मोटिवेट करा कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं ज़रूर एक वीडियो निकालूंगी। तो वो सोच मेरे को, एक मेरे माइंड को उसने एक पॉजिटिविटी दी, और मैंने अपना प्रॉमिस रखा।
जैसे ही मैं कोविड से बाहर निकली, मैंने उस वीडियो को कोशिश किया रिलीज़ करने का और लोगों को पसंद आया। तो मैं इस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड मैंने रखा और टीम को, सबको यही समझाया कि किसी को लेक्चर देने से हमें नहीं मोटिवेशन देना है, कि सबको आपस में एक दूसरे की मदद करनी है और जहाँ जो लग रहा था कि थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है उसके साथ हम लोग ने खड़े हो जाना है। तो पूरी हमारी टीम पंजाब भवन की, क्योंकि मैं वहाँ रेजिडेंट कमिश्नर हूँ और बहुत केसेस आ रहे थे और सब दुखी हो रहे थे परिवारों की तरफ से और मेंबर्स की तरफ से, बहुत जाने भी गई। तो जितना पॉजिटिविटी हो सकती थी हमने करी जनरेट करने। और आज भी सब लोग अब निकल के जब इसमें आए हैं, सब यही कहते हैं कि शायद वो टाइम हम लोग ने खुश होकर काटा, इसलिए आज हम सब उससे बाहर हैं, नहीं तो आज शायद हम आपके सामने इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल, एक हिम्मत जो बनाए रखी है वो काबिले तारीफ है। राखी जी, एक संदेश और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सफ़र यहाँ तो नहीं रुकना। जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे अपनी देश के लिए जो मेरा जॉब है उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक पैशन है और अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, उसके कल्चर ट्रेडिशंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक संस्कृति हमारी ऐसी है जो इतनी रिच है। तो मेरा मन ये करता है कि हम उसको पूरे सारे बाहर देशों तक लेके जाएं और सबको हमारे बारे में पता चले। तो उसके लिए मैं पूरी प्रेरित हूँ और उत्साहित हूँ और जो भी सरकार मुझे, चाहे स्टेट पदर पे चाहे सेंट्रल पदर पे, जो भी मुझे काम मिलेगा मैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करूँगी। चलते चलते आपकी मधुर आवाज़ में 2 लाइंस आपके किसी भी भजन की, और इसके बाद हम अपने दर्शकों को जो सारी चीज़ें हैं वो बताएंगे कि क्या और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं एक जो सबसे पॉपुलर भजन है उसी की 2 लाइन गा देती हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाकई में आपकी आवाज़ सुनकर लगता है ये इंटरव्यू ऐसे ही चलता रहे, लेकिन वक्त कभी थमता नहीं, वक्त के साथ हमें चीज़ें भी रोकनी पड़ती है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपके ये जवाब सुनकर, और हमारे जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो भी प्रेरित हो रहे होंगे, खासतौर पर महिलाएं, कि एक IAS ऑफिसर जब अपने सपनों को जी सकती हैं, अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। और राखी जी, बहुत शुक्रिया, आप जनतंत्र TV की टीम के साथ यहाँ पर आए और अपने ये तमाम जवाबों से हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को प्रेरित किया, और खासतौर से उन महिलाओं को जो ये सोचती हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक IAS अधिकारी होने के बाद भी अपने हॉबीज, अपने सपनों को जी रहे हैं, ये काबिल तारीफ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, और इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।